पल के पल बनमानसों का खूनी टोला तितर बितर होकर फौरन ही नजरों से ओझल हो गया। मारिया दौड़कर गरगैंडवा के करीब चली गई और उसकी बालों भरी टांग से लिपटकर अपना चेहरा रगड़ने लगी। गरगैंडवा हुल से घुर्राया और फिर पलट गया। मारिया हमारी जानिब चली आई। माय चाइल्ड, तुम उसके साथ चली जाओ, हम तुम्हारे ताक़ुब में आ रहे हैं। क्लार्क को फिर अपने लालच की पड़ने लगी। नहीं मिस्टर क्लार्क, हमें अब लौट जाना चाहिए, मैंने मशवरा दिया। क्या कहा तुमने मिस्टर दीवान? क्लार्क मेरी जानिब घूमा। उसके लहजे में तल्खी औद कर आई थी। क्या तुमने नहीं देखा कि मेरी बेटी मारिया ने किस तरह अपनी जान खतरे में डालकर ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और तुम कहती हो कि मैं इसे जाया जाने दूं? हरगिज नहीं। पप्पा, मारिया ने मुदाखलत की। दीवान ठीक कह रहा है, हम अभी इन वैशी जंगलियों के खतरे में घिरे हुए हैं। हमें पहले कोई महफूज ठिकाना तलाश करना होगा। लेकिन मारिया, क्लार्क ने कुछ कहना चाहा मगर मारिया ने उसकी बात काट दी। पप्पा, हम दूर नहीं जा रहे, इधर ही हैं। हमें अपनी गाड़ियां निकालना होगी, गरगैंडवा को पकड़कर पिंजरे वाले ट्रक में बंद करना होगा। ये सब तभी ही मुमकिन हो सकता है जब हम खुद इधर कहीं महफूज ठिकाना कायम कर लें। तुम बहुत ज़हीन हो मेरी बेटी। क्लार्क एकदम खुश होकर तूसीफी लहजे में बोला। तब फिर मेरा ख्याल है कि हमें मगरबी सिम्मत की पहाड़ियों का रुख करना चाहिए। वहां एक झील किनारे कुछ झोपड़ा नुमाइश शिकारी काटेज मौजूद हैं। जरा देर बाद हम उसी तरफ बढ़ने लगे। तुमने देखा मास्टर? चिंटू ने मेरे साथ चलते हुए होली से कहा। क्या? यही कि इन दोनों बाप बेटी के सर पर अभी तक गरगैंडवा जैसे दरिंदे को पकड़ने का जुनून सवार है। क्या कह सकते हैं, इन दोनों का पेशा ही ऐसा है। मैंने चलते चलते कांधे उचका दिए। लेकिन यह खतरनाक हरकत है मास्टर। गरगैंडवा को मारिया से भी धोखा मिलेगा तो वो बिफर जाएगा और वो हमें दोबारा माफ नहीं करेगा। चलो, जो होगा देखा जाएगा, मैंने बज़ाहिर बेपरवाही से जवाब दिया। तुम देख ही रहे हो कि इन दोनों जनूनी बाप बेटी को समझाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। मास्टर, इन दोनों पर लानत भेजो ना, हम भाग निकलते हैं, चिंटू ने राजदाराना लहजे में कहा। मौका मिलेगा तो देख लेंगे, अभी चुप रहो और तमाशा देखो। हम रात की तारीकी और तारों की मध्यम रोशनी में चलते हुए मगरबी सिम्मत निकल आए। यहाँ एक दर्रे से गुजरकर हम पहाड़ी की दूसरी जानिब पहुंचे तो सामने वसी झील का पानी चमकता दिखाई दिया। किनारे किनारे दरख्त और झाड़ियां थीं। इनके दरमियान में कदर मैदानी अर्ज पर 2-3 ढलवानी छतों वाले झोपड़ नुमा काटेज दिखाई दिए। हमने छोटे मोटे जंगली जानवरों से बचने के लिए मजबूत टहनियां हाथों में पकड़ रखी थीं। जब हम काटेज के करीब पहुंचे तो कई जंगली जानवर अंदर से निकलकर जंगल की तरफ भागे थे। काटेज की हालत गंदी और बोसीदा हो रही थी। पनाह के लिए सरदस्त यही गनीमत था, इसलिए निस्बतन बेहतर हालत वाले काटेज की थोड़ी बहुत सफाई कर दी गई ताकि वहां बैठा और सोया जा सके। हम थके हुए थे और नींद भी आ रही थी। चिंटू की ड्यूटी जागने की लगाई गई। वो मुंह बनाने लगा। तब मैंने मुस्कुराकर उसे कहा कि वो सो जाए, मैं जाग लेता हूँ। हरगिज नहीं मास्टर, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। तुम सो जाओ, मैं जाग कर पहरा दूंगा। वो अपना मुख्तसर सीना तान कर बोला। मुझे हंसी आ गई। हमने कोने संभाल लिए। चंद एक बेड बने हुए थे। मारिया इनमें से एक पर लेट गई। क्लार्क फर्श पर बोसीदा सी चादर फैलाए सो गया। मैंने भी मारिया के करीब एक बेड संभाल लिया था। चिंटू खिड़की के पास बैठ गया। उसकी ड्यूटी ये थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर जाकर भी मटर गश्त करता रहे। 3-3 घंटे सबके जागने की ड्यूटियां थीं, लेकिन बाद में चिंटू भी सो गया। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं था। हम सभी इस बुरी तरह थके हुए और नींद के मारे हुए थे कि सभी हर खतरे से बेनियाज होकर सो गए। शुक्र रहा कि इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया रुनमा नहीं हुआ। 5-6 घंटों की नींद के बाद सबसे पहले मेरी आंख खुली। धूप खिड़की के रास्ते अंदर आ रही थी। गर्मी का आलम हो रहा था। चिंटू को मैंने गोल मोल गेंद की तरह एक कोने में बेसुध लेटे पाया। क्लार्क के अभी तक खराटे गूंज रहे थे। सब खैरियत पाकर मैंने सुकून की सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रात और सुबह सादिक का पहर खैरियत से कट गया। मैं चौंका। मारिया अपने बेड पर नहीं थी। मैं जरा फिक्रमंद हुआ कि मारिया कहाँ गई। मैं उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। हर तरफ खुशगवार धूप फैली हुई थी। ऊपर नीला साफ आसमान फैला हुआ था। इर्द गिर्द का जंगल चिरिंद परिंद की आवाजों से गूंज रहा था। दूर पार पहाड़ियों की ढलवानों पर फैला हुआ सब्जा सुहाना मंजर पेश कर रहा था। मैंने एक भरपूर अंगड़ाई ली, जिस्म को थोड़ा वार्म अप किया, फिर अपना जायजा लिया। मेरे कपड़ों की हालत नगुफ्ताबा हो रही थी। मैंने झील की तरफ देखा। वहां पानी की सतह पर भांत भांत के आबी परिंदे दिखाई दिए। वहीं मैंने किसी को नहाते देखा और चौंक पड़ा। ये कौन था? आगे बढ़ा तो बेख्तियार होंठ भींच लिए वो मारिया थी और किसी जल परी की तरह तैरती, कभी इधर जाती और कभी उधर। वो कपड़ों समेत नहा रही थी। मैं करीब जा पहुंचा। तुम भी आ जाओ इसी तरह, नहाने के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। वो मुझे देखकर बोली और मुतरन्नम अंदाज में हंस पड़ी। मैंने उसके मशवरे पर साथ किया और झील के गहरे नीले पानी में कूद गया। मारिया का मशवरा बुरा नहीं था। पानी की बरोदत ने मुझे ताजगी और खुशगवारी बख्शी। मैं भी मारिया के साथ नहाने और चहलें करने लगा। हम किनारे पर ही नहा रहे थे। इसी असना में क्लार्क और चिंटू भी बाहर आ गए। हमें नहाता देखकर करीब आए और फिर वो भी कपड़ों समेत पानी में कूद गए।
चिंटू मुझसे आन चिपका। अपने मुख्तसर वजूद के सबब उसे डूबने का खौफ था। इसी तरह हम गुस्ल करते रहे। गुस्ल वगैरह से फारिग हुए तो ताज़ा दम हो गए। अब भूख प्यास सताने लगी थी। चिंटू और क्लार्क किसी करीबी चश्मे की तरफ बढ़ गए। मैं और मारिया झील किनारे मिली जुली गीली मिट्टी और रेत पर आ गए। गीले जिस्म पर धूप की तमाजत खुशगवार महसूस हो रही थी। उफ, बड़े अरसे बाद ऐसी धूप मिली है। मारिया बोली, तुम कपड़े उतार कर फैला दो, सूख जाएंगे। नंगे बदन पर धूप अच्छा असर डालती है। कहती हुए अपनी शर्ट और पैंट उतारने लगी। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी गर्दन मोड़ ली। अकब से उसकी खनकती हुई हंसी उभरी। तुम तो औरतों की तरह शर्मा गए, मैंने जेर जामा पहन रखा है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी शर्ट उतार दी। पैंट रहने दी, फिर शर्ट निचोड़ने लगा। वाह, तुम तो वाकई कोई रेसलर लग रहे हो। पतली कमर, चौड़ा सीना, जरा इधर तो घूमो। अकब से उसकी खनकती हुई आवाज उभरी। मैंने कोई तवज्जो नहीं दी और रेत पर पुश्त के बल लेट गया। वो रेंग कर मेरे करीब आ गई थी। गैर इरादी तौर पर मैंने उसकी जानिब देखा और जैसे मेरी आंखें एक लम्हे को खीरा हो गईं। इसका तांबे जैसा नीम बरहना शबनमी बदन खुशगवार धूप में तांबे की तरह चमक रहा था। पानी के कतरा हनूज उसके गीले जिस्म की पुरशबाब चोटियों को सर करते और फिसलते नजर आ रहे थे। बिलाशुबा वो हुस्न शबाब का शाहकार ही कहलाए जाने की मुस्तहिक थी। इस पर वो एक पहलू पर आ गई और एक बाजू की कोहनी रेत पर टिकाकर दूसरा हाथ खम खाए पहलू पर रखते हुए मुझसे बोली, क्या तुम्हें टच कर सकती हूँ? और फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर उसने अपना दूसरा हाथ मेरे बालों भरे कुशादा सीने पर धीरे धीरे सहलाने के अंदाज में फेरना शुरू कर दिया। इसकी मखरूती उंगलियों की पुरलतीफ नजाकत को अपने सीने पर महसूस करते मैं झुरझुरी सी लेकर रह गया। मैंने उसका हाथ आहिस्तगी से झटक दिया। तभी उसने रवायती लड़कियों वाला सवाल मुझसे कर डाला, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मैंने झूठ बोला। ओह, मुझे यकीन नहीं आता, तुम तो हजारों लड़कियों का ख्वाब होगे। मैं उठ खड़ा हुआ। वो शरारत भरी मुस्कुराहट तले बोली, क्यों, मैं बुरी लग रही हूं तुम्हें? नहीं, भूख लग रही है मुझे, कोई शिकार देखना चाहिए। तो फिर शिकार हाजिर है, अपनी भूख मिटा लो। वो मखमूर से निगाहों से मुझे बदस्तूर तकते हुए अजीब सा लहजे में बोली, क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। वो सीधी हो गई, फिर एक हाथ से झील की तरफ इशारा करके बोली, वहां अनगिनत मछलियां हैं, पकड़ लो इन्हें जाकर। उसका मशवरा बुरा नहीं था। मैंने पैंट उतार दी, जरजामा टाइट किया और फिर पैंट रेत के करीब झाड़ियों पर शर्ट के साथ फैला दी। इसके बाद खुद दोबारा झील का रुख किया। हाथों से मछली पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन पहीम कोशिश से यह मार्का सर हुआ कि 3-4 बड़ी मोटी मछलियां पकड़ पकड़ कर मैंने रेत पर लेटी मारिया की तरफ उछाल दी थी। हम मछलियां लिए काटेज में आ गए। मारिया और मैंने कपड़े पहन लिए। वो किचन में जाकर मछलियों को भूनने में मसरूफ हो गई। इतने में चिंटू और क्लार्क भी आ गए। इनके हाथों में पानी से भरे बड़े बड़े लकड़ी के डोल थे। इन्हें शायद करीब में कोई चश्मा मिल गया था। हमने पानी पिया। मेरा तो जंगली परिंदे खाने का मूड हो रहा है। काश हमारे पास कोई बंदूक ही होती, क्लार्क ने कहा और अपना पाइप सुलगाने में मसरूफ हो गया। मारिया ने चिंटू को मदद के लिए किचन में बुला लिया। मैं खिड़की के करीब जा बैठा और बाहर का नजारा करने लगा। अचानक मेरी नजर छोटे साइज के एक अम्पाला पर पड़ी, जो बड़े मोहतात अंदाज में धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ रहा था। वो शायद अपनी प्यास बुझाने वहां आया था। इसके सींग भी आम अम्पाला से छोटे ही थे, पर न मुझे शीना का अंजाम नहीं भूला था, जिसने एक बारहसिंगे को हाथों से शिकार करने की गर्ज से भूख के जोश में हमला कर दिया था। मगर बदकिस्मती से बारहसिंगे ने उसे बुरी तरह जख्मी कर डाला था। यह अम्पाला शायद अपने अफवाने शबाब में था। मैंने उसे हाथों से शिकार करने का इरादा किया और बाहर आ गया। अम्पाला अपनी अगली 2 टांगे दाएं बाएं फैलाए पानी पीने में मगन था। मैं किसी शिकारी जगवार की तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा। अम्पाला ने पानी पीने के दौरान 2-3 बार गर्दन उठाकर अपने कान खड़े किए। मैं भी वहीं जमीन पर सीने के बल जामत हो गया। जब उसने दोबारा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाई तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब रेंगना शुरू कर दिया। यही वो वक्त था जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर घुटनों के बल आया था कि उसे खतरे का एहसास हुआ और जैसे ही वो पलटकर भागने लगा, मैं उस पर जस्त लगाने के लिए पर तोल चुका था। बैक वक्त ही हम दोनों हरकत में आए और मैंने उसकी कमर पर दोनों हाथ जमाए और उसे चिमटता हुआ जमीन पर आ रहा। अम्पाला नहायत फुर्तीला था। मैं जानता था कि उसे काबू करने की ताखीर में न सिर्फ वो मेरे शिकंजे से निकल जाता, बल्कि कोई बाई नहीं था कि अपने सींगों से मुझे जख्मी भी कर सकता था। लिहाजा मैंने शिकंजा तंग करते हुए एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द और दूसरे से उसका थूथना पकड़कर जोरदार झटका दिया तो हल्की आवाज में टकराता हुआ पुश्त के बल गिरा। तभी मैंने उसकी गर्दन पूरी मरोड़ डाली। इसकी मोटी मोटी उबरवा आंखें मजीद खुल गईं और तभी मैंने अपने दूसरे हाथ का घोंसा उसकी मुड़ी हुई गर्दन पर बड़े जोर से रसीद कर दिया। अम्पाला के हल्क से आखिरी डकराहट उभरी और वो बेहिस्सो हरकत हो गया। इसी वक्त मुझे अकब से तालियां पीटने की आवाज आई। खूब, बहुत खूब मिस्टर दीवान, मान गए तुमको।
یہ کلارک تھا جو نہ جانے کب سے میری حرکت تاڑے ہوئے تھا اور کاٹیج سے باہر نکل کر میرے عقب میں آن کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کاٹیج کی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی ماریا بھی مجھے انگوٹھے کا اشارہ کر کے تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کے بغل سے چنٹو بھی جھانک رہا تھا۔ میں نے امپالا کے مردہ وجود کو کاندھے پر ڈالا اور کاٹیج کے دروازے کے باہر ڈال دیا۔ اس کی کھال اتارنے کا فریضہ میں انجام دوں گا۔ کلارک بولا، میں بھی کسی زمانے میں شکاری رہ چکا ہوں۔ اس دوران ماریا باہر آ گئی، حیرت امیز توصیف سے بولی، پپا میں کہتی تھی نا، یہ ہم سے اپنا آپ چھپا رہا ہے۔ یہ کوئی جانا مانا رنگ پلیئر ہے، ورنہ ایک شیر کو بھی اس طرح کی شکار میں کافی دیر لگ جاتی ہے۔ اس نے تو منٹوں میں اسے پچھاڑ کر رکھ ڈالا۔ میں سر جھٹک کر اندر آ گیا۔ سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جب تک کلارک نے امپالا کی کھال اتاری، ماریا مچھلیاں بھون چکی تھی۔ شکر تھا کہ کچن میں اسے کچھ مرچ مسالے اور دیگر اشیاء مل گئی تھیں، اسی سے اس نے کام چلایا تھا۔ ہم مچھلی کھانے لگے اور کلارک کو بھی دی۔ ماریا باپ کو کھال اتارنے کے لیے ایک چھرا دے چکی تھی، دوسرا اس نے مجھے پکڑا دیا تھا۔ میں بھی کلارک کی مدد کرنے لگا۔ امپالا کی آلائش نکال کر اسے چنٹو کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اسے جھیل کنارے ڈالائے۔ پھر کاٹیج کے باہر ہی لکڑی کی کینچی گاڑ کر میں اور کلارک امپالا کو سالم بھوننے لگے۔ 2-3 مچھلیوں سے ہم 4 افراد کا پیٹ نہیں بھرا تھا۔ ہم تو نہ جانے کب سے بھوکے تھے۔ امپالا کے پکتے ہوئے سرخ گوشت نے ہماری اشتہا بڑھا دی تھی۔ ہم بڑی ندیدی نظروں سے امپالا کے سالم پٹھور کو بے چینی سے تکے جا رہے تھے کہ کب یہ تیار ہو کر کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ ماریا نے کچن میں پڑے بچے کھچے مرچ مسالے اور تیل اس پر لگا دیا تھا۔ ایک شکاری کیبن تھا، یہاں اکثر شکاری پارٹیاں آتی جاتی رہتی تھیں۔ جیسا کہ مذکورہ ہو چکا، آسام بھارتی ریاست اور اس کے شمال مشرق میں واقع تھا، جو اپنی سرسبز پہاڑیوں، گھنے جنگلوں، پارکوں اور شکار گاہوں کے لیے مشہور تھا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد شکار تیار ہوا۔ ہم وہیں بیٹھ کر اس کا گوشت نوش نوش کر کھانے لگے۔ اسی دوران کئی گوشت خور پرندے بھی ہمارے شکار پر منڈلانے لگے۔ میں نے ایک بڑا گوشت کا پارچہ چھرے سے کاٹ کر پرے اچھال دیا۔ سب پرندے اس پر بھرا مار کر جھپٹے۔ ہم نے خوب ڈٹ کر شکم سیری کی۔ طبیعت تر و تازہ اور بشاش سی محسوس ہونے لگی۔ شکار کا گوشت اب بھی کافی سارا بچ گیا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی، سورج آسمان پر عین درمیان میں چمکنے لگا تھا۔ ہم نے گوشت اندر سنبھال کر رکھ لیا۔ یہ فریضہ باپ بیٹی نے انجام دیا تھا کہ اسے کیسے حفاظت سے رکھنا ہے کہ یہ خراب بھی نہ ہو اور دوبارہ اسے کھایا بھی جا سکے۔ اس کے بعد ہم ایک میز کے گرد کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ اچھی طرح پیٹ بھرنے کے بعد دماغ بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تھا۔ کلارک اور اس کی بیٹی کا مشترکہ خیال تھا کہ وہ آج رات ان وحشیوں کی بستی جا کر اپنی گاڑیاں قبضے میں کریں اور یہاں اسی کارٹیج میں اس وقت تک قیام کریں جب تک کہ گرگینڈوا ان کے قبضے میں نہیں آ جاتا، اور اس کے بعد اسے پنجرے والے بڑے سے ٹرک میں ڈال کر چندر گھاٹی کی طرف سفر کیا جائے۔ کمبختی یہ گرگینڈوا ان دونوں باپ بیٹی کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں نے جل کر سوچا، یہ بڑی خطرناک مہم تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھے بھی اس مہم میں اپنے ساتھ گھسیٹیں گے، اور وہی ہوا۔ کیوں مسٹر دیوان، تم بھی یقیناً ہمارا ساتھ دو گے نا؟ اس لیے کہ ہم اب ایک ہی کشتی کے سوار ہو چکے ہیں۔ کلارک نے چالاکی سے مسکرا کر مجھ سے کہا۔ میری گوٹ ان میں پھنسی ہوئی تھی، کیا جواب دیتا تاہم بولا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں مسٹر کلارک، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی یہ سب کرنا بہت خطرناک ہوگا۔ تو پھر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ماریا نے اچانک مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے نرم ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ تھی۔ غسل آفتابی کے بعد اس کے چہرے کی سرخ و سفید رنگت اور نکھر آئی تھی۔ میں نے جواب میں کہا، وحشی قبائل میں گھسنے کے لیے ہمیں مزید ساتھیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے چندر گھاٹی کا رخ کرنا چاہیے، وہاں سے آپ اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے۔ ہمارا کوئی ساتھی نہیں بچا ہے مسٹر دیوان، کلارک نے میری بات کاٹ دی۔ ہمارے بہت سے ساتھی اس روز والے وحشیوں کے حملے میں مارے گئے۔ اب جو بچے ہیں وہ سرکس کے مزدور یا خلاصی ہیں۔ وہ ہرگز اس پرخطر جنگل کا رخ نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں ہی یہ مہم سر کرنا پڑے گی۔ اس کی توجیہ جھٹلانے کے لائق نہیں تھی۔ میرے سر پر پھر ایک کڑا امتحان آن پڑا تھا۔ منزل کا آخری سنگ میل قریب تھا اور ایک بار پھر کوئی راہ پانے کے لیے کڑی شرط میرے سامنے رکھتی گئی تھی۔ میں ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ شینا کے ذریعے میں پہلے ہی کٹھن منزلیں مارتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا کہ اب پھر گویا لبے بام اٹک گیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اپنی فکر نہیں، لیکن کیا تم اور تمہاری بیٹی ماریا بغیر کسی ہتھیار کے یہ مہم سر کر لو گے، جبکہ وہ وحشی قبیلہ پہلے ہی ہمارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے؟ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے، ماریا نے کہا۔ چوری چھپے اپنی گاڑیاں ان وحشیوں کے قبضے سے نکال کر رفو چکر ہو جائیں گے۔ تم بچوں والی بات کر رہی ہو، میں نے اسے ٹوک دیا۔ مڑ بھیڑ کی صورت میں کیا کرو گے وہ دیکھا جائے گا، کلارک بولا۔ ہم 3 افراد ہیں، رات کی تاریکی میں یہ کام آسان ہوگا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کو ڈرائیونگ آتی ہے اور یقیناً تم بھی گاڑی چلانا تو جانتے ہی ہوگے۔ میں اور ماریا جیپیں سنبھالیں گے اور تم پنجرے والا ٹرک۔ لیکن افسوس، اگر ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی ہوتا تو ٹریلر ٹرک بھی پار لگا لیتے۔ وہ میں نے چندر گھاٹی سے کرائے پر لیا تھا اور اس کا ڈرائیور اس روز کے حملے میں مارا جا چکا ہے۔
पप्पा बड़े ट्रक को गोली मारो, गिरगैंडवा के लिए पिंजरे वाला ट्रक ही काफी होगा, मारिया बाप से बोली। बिलाखिर मुश्तरका तौर पर यही लाहे अमल तह पाया कि आज रात ही ये मुहिम सर की जाए और तीनों गाड़ियों समेत यहाँ अपने झील वाले ठिकाने तक पहुंचा जाए। इसके बाद गिरगैंडवा को काबू करने की मुहिम के बारे में सोचा जाता। इनकी आखिरी जिक्र मुहिम को ही सर करना इन जिद्दी बाप बेटी का असल मिशन था, जिसके लिए इन्होंने पानी के जहाज में लंदन से यहाँ तक का सफर किया था। मैं नहीं जानता था कि चंदर घाटी कितनी बड़ी बंदरगाह थी जहाँ इनका बहरी जहाज पहले से लंगर अंदाज था। ये मुमकिन था कि वो बहिराए अरब या बहिराए हिंद में चंद्र घाटी के साहिल के करीब गहरे पानियों में लंगर अंदाज हो और वहां तक बोट या दखानी कश्तियों के जरिए पहुंचा जाता हो। रात की मुहिम सर करने के लिए हमारा ताज़ा दम रहना जरूरी था, इसलिए हम कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। शाम को बेदार हुए। अब तक के हालात मुवाफिक थे। वहशियों को हम जुल देने में कामयाब हो चुके थे। बिलाशुबा इनका दूसरा हमला बहुत खतरनाक था, जिससे हम मरने से बाल बाल बचे थे और यहाँ आन छुपे थे। मारिया ने खुशखबरी सुनाई कि काफी का सामान थोड़ी तगदो के बाद मिला था। अगरचे थोड़ा था, लेकिन आधा आधा मग सबके हिस्से में आ सकता था। वो काफी बनाने लगी। हल्की ठंड से पड़ने लगी थी। अभी हम गर्मा गर्म काफी के मजे ही ले रहे थे कि यकदम बाहर गड़गड़ाहट गूंजी। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हमें तशवीश हुई, बारिश में हमारी मुहिम खटाई का शिकार हो सकती थी। तहम अभी रात होने में वक्त था। हमारा इरादा निस्फ रात को निकलने का था। चिंटू खिड़की के पास जा बैठा और बारिश का नजारा करने लगा। क्लार्क, मारिया और मैं प्लानिंग करते रहे। बाहर वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी और बादलों की खौफनाक गरज चमक जारी थी। झील पर बरसते पानी का नजारा अजीब सुहाना मंजर पेश कर रहा था। रफ्ता रफ्ता शाम अंधेरी खोने लगी थी। रात तक बारिश होती रही। इसके बाद इसका जोर बतदरीज टूटने लगा। बिलाखिर हमारी रवानगी का वक्त आन पहुंचा। हमारे पास हथियार के नाम पर फकत नेजा नुमा कुंद शाखें थी। हमने रात के खाने में अम्पाला का बचा कुछ शिकार खाया और कांटे से बाहर निकल आए। आसमान पर हनूज काले बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। कहीं तारे चमकते, कहीं चांद का सुनहरी अर्थ किसी तैरते आवारा बादल के पीछे चला जाता। तारीकी और तिलिस्माती रोशनियों की ये मध्यम मध्यम आंख मचोली इतराफ के माहौल में बड़ा दिलफरेब मंजर पेश कर रही थी। सामने झील पुरसकून नजर आ रही थी। क्लार्क ने वहशियों की बस्ती की तरफ जाने के लिए एक नक्शा तरतीब दिया था, जो झील के जनूब मशरकी किनारे से होकर बस्ती जंगल और फिर एक पहाड़ी दर्रे से दूसरी जानिब निकल रहा था। इसके बाद एक घास का मैदान और पहाड़ी टीले थे। यही पहाड़ी टीले हमें रोपोशी फराहम करते थे ताकि हम इनकी आड़ में बस्ती के इस हिस्से तक बआसानी और राजदारी के साथ जा पहुंचे कि हमें किसी से मुठभेड़ का भी खतरा न रहे। हम चल पड़े। क्लार्क आगे था, दरमियान में मारिया, इसके बाद चिंटू, मैं सबसे पीछे था। हम झील के किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे। फिर अव्वल और जिक्र जंगल में दाखिल हो गए। यहाँ चांद तारों की रोशनी बिल्कुल ही मध्यम थी। हमारे पास टार्च नहीं थी। मशल जलाने का प्रोग्राम बना मगर कैंसिल कर दिया गया। इस रास्ते का इंतखाब करने की एक वजह यह थी कि यहाँ किसी बड़े जंगली दरिंदे से सामना होने का खतरा कम ही था। तारीक जंगल में इस वक्त सन्नाटे का राज था। बेजुबान मखलूक शायद अपने ठिकानों में पुरसकून नींद में गर्क थी। अलबत्ता दूर पास कहीं किसी उल्लू के बोलने की आवाज माहौल में अजीब सा तासुर उभारती। हम जाने अनजाने खदशात तले धड़कते दिल से आगे बढ़ते रहे। खुदा खुदा करके तारीक जंगल बखैर पार हुआ और मैदानी घास का सिलसिला शुरू हुआ तो यहाँ चांदनी में इर्द गिर्द का मंजर कुछ वाज़ेह हुआ। अब हाथ को हाथ सुजाई न देने वाली सूरत हाल नहीं थी। जंगल में अक्सर मकाम पर ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे को तो कजा खुद को ही देखने से कासिर थे। घास के मैदान में चांदनी चटकी हुई थी। कुछ देर पहले होने वाली बारिश ने जैसे कहीं कहीं चमकते हुए शबनमी मोती बखेर दिए थे। हम दरमियान से गुजरने लगे। मैदान पार करते करते आसमान तारीक हो चला। देखा तो काले बादलों की आवारा टुकड़ियों ने जैसे एका कर लिया था। बारिश के आसार वाज़ेह होने लगे और पहाड़ियों की चोटियों की तरफ आसमानी तजल्लियों का भेदो भरा आगाज होने लगा। फिर हम पहाड़ी टीलों तक पहुंचे ही थे कि एकदम बादल जोर से गरजे और बिजली चमकी। इसके बाद दोबारा धुआंधार बारिश शुरू हो गई। हम टीलों के दरमियान एक मकाम पर पहुंचकर निस्बतन ऊंची किग्गर के नीचे रुक गए। बारिश शराटेदार थी। सर्दी का एहसास बढ़ने लगा। हम रुके रहे। यह बारिश इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं, बेहतर है हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, क्लार्क ने कहा। पहाड़ी टीलों के बाद वहशियों की बस्ती का वो हिस्सा करीब था जहां गाड़ियां खड़ी थीं। अब यह नहीं कहा जा सकता था कि वह अब भी दुरुस्त हालत में थीं या फिर वहशियों ने इन्हें बर्बाद कर डाला हो। अगर ऐसा होता तो फिर हमारी मुहिम नाकाम हो जाती। लिहाजा हमें सबसे ज्यादा फिक्र तशवीश गाड़ियों की थी। हम आगे बढ़ने लगे। बारिश और तेज तूफानी हवाओं की वजह से हमारी रफ्तार भी कम हो गई। हम बारिश के पानी में पूरी तरह भीग चुके थे।